तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बेसिक थ्योरी क्या है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए आपको पहले इंटरनल मॉलिक्यूल के अंदर जाना पड़ेगा। तो हम कह देते हैं, देखो उन्होंने कहा कि एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, आपको पता है जैसे वाटर है। ठीक है, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर जो है 2 हाइड्रोजन के एटम्स से बना है और एक उसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है मान लेते हैं वो आप ये देखिए फर्स्ट फिगर में ये आपके इक्विलिब्रियम स्टेट के जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट है। अब क्या है, जो nth पोजीशन पे एटम है वो इसके पिछले वाले एटम मतलब n-1 वाले और एक आगे वाले n+1 वाले से कनेक्टेड है थ्रू ये जो जिगजैग लाइंस है वो, उनको आप मान लेते हैं ये आपका क्या है, स्प्रिंग। अब एटम की टेंडेंसी क्या है कि वो या तो ऐसे रोटेट कर सकता है या फिर इस तरह से उसमें इस तरह से वाइब्रेशंस हो सकती हैं। ठीक है, अब वाइब्रेशंस की अगर बात करें तो मॉलिक्यूल मैंने क्या कहा कि वो रोटेट कर सकता है या फिर वाइब्रेट कर सकता है। अब अगर वो nth पोजीशन पे है तो अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये तो आपकी थी वो क्या कहते हैं उसको, आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट में इस तरह से जैसे ही आप फोर्स लगाओगे स्ट्रेन स्टेट में क्या होगा कि उसमें मोशन होने लगी। अब देखो ये nth पार्टिकल जो आपका है ये वाला, इसकी पोजीशन xn से ये पहले इसकी इनिशियल पोजीशन थी, अब यहाँ से हटके इसकी नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, सिमिलरली n+1th पहले इस लाइन पे था, ये वाली इसकी एग्जैक्ट पोजीशन थी, अब इधर वाइब्रेशंस हुई तो इस तरफ आ गया। सो इस तरह से क्या है कि ये लोग जो है वाइब्रेट कर सकते हैं, जो हमारे एटम्स हैं वो इस तरह से वाइब्रेशंस शो कर सकते हैं, राइट। अब क्या है, वाइब्रेशन की अगर बात करें स्प्रिंग की, हमने बोला कि स्प्रिंग लगे हुए हैं इनके बीच में, तो स्प्रिंग क्या हो सकता है, आप सेकेंड फिगर में देखिए स्प्रिंग जो है वो या तो स्टैटिक पोजीशन पे इस तरह से, बट जब हम उसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। आप कभी पेन यूज किया है तो उसमें कई बार स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग को क्या कर सकते हैं, बाहर निकालिए और उसको कंप्रेस कर सकते हैं या फिर स्ट्रेच कर सकते हैं, या फिर इस थर्ड फिगर में देखिए इस तरह से आप बेंडिंग भी कर सकते हैं स्प्रिंग की। तो इस बेसिस पे हमारे पास अगर हम थोड़ा दिमाग लगाए तो हमें समझ आता है कि हमारे पास वाइब्रेशंस किस तरह से हो सकती है। वी हैव वाइब्रेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स विच आर स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। तो क्या है उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, सॉरी नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अब हमने बात की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन में, तो मैं आपको उसमें बता देती हूँ कि क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या उसमें हमें पढ़ना है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में सबसे पहले आते हैं, तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास स्प्रिंग होता है तो उसको क्या कर सकते हो, उसको या तो खींच सकते हो या फिर उसको कंप्रेस कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो या कंप्रेस करते हो। तो ये मूवमेंट क्या है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, और पीरियोडिक है। So the periodic back and forth movement of atoms along the covalent bond axis, which can be compared to that of a coiled spring, is known as stretching vibrations. अब आपका कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है, जैसे ये 2 एटम्स हैं इनके बीच में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, तो इसके एक्सिस के अराउंड ये देख रहे हो ना, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे, ये मूवमेंट को हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ। अब ये 2 तरह की होती है, एक होती है सिमेट्रिक, दूसरी होती है असिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक असिमेट्रिक में क्या फ़र्क है, आप देखो ध्यान से इसकी मूवमेंट को नोटिस करो तो आपको पता लगेगा कि दोनों एटम्स सिमेट्रिक में अगर देखें, दोनों एटम्स अगर सेंट्रल एटम की तरफ जा रहे हैं, अगर मान लो ये एटम, ये आपका फर्स्ट एटम है, ठीक है, अगर ये वाला आपके ये सेंट्रल एटम जो ये येलो कलर का इसकी तरफ जा रहा है तो दूसरा वाला भी जा रहा है, तो दोनों की जो मूवमेंट है दैट इज टूवर्ड्स द सेंट्रल एटम और अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, ठीक है, एक ही साथ है। ऐसी स्ट्रेचिंग जिसमें मूवमेंट हो एटम का विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम इन द सेम डायरेक्शन इज नोन एज सिमेट्रिक वाइब्रेशन। मतलब उसने सिंपल भाषा में समझाया है, इन अदर वर्ड्स ऑल द बॉन्ड्स टू द सेंट्रल एटम आर आइदर स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। दूसरा हम बात करते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की। अब असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होगी, ऐसी स्ट्रेचिंग जिसमें
एक एटम मूव करता है टूवर्ड्स द सेंट्रल एटम और दूसरा उससे अवे। अब जैसे अंदर बाहर इसका, अगर फर्स्ट एटम अंदर जा रहा है तो दूसरा बाहर निकलेगा। आप इस सेकेंड फिगर जो है इस फिगर से समझ सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी बेंडिंग वाइब्रेशंस के ऊपर। अब बेंडिंग वाइब्रेशंस क्या होती है? बेंडिंग वाइब्रेशंस में क्या होता है, ये भी पीरियोडिक होती है, ठीक है। दे आर द ये भी पीरियोडिक वाइब्रेशंस होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की तरह, बट इसमें जो है ना बॉन्ड एंगल में चेंज आता है, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल में कैसे चेंज आता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, अगर आप इसकी टाइप्स में देखो तो ये देखो, ये देख रहे हो ना, इसकी मूवमेंट से यहाँ पे बॉन्ड एंगल में चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल, इधर कोई बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं आ रहा था सिमेट्रिक वाली में, बट अब अगर बेंडिंग स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में नहीं आ रहा था, बट बेंडिंग वाले में उसकी मूवमेंट इस तरह से है कि उसके बॉन्ड एंगल में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। सो ऐसी वाइब्रेशंस जिसमें क्या है, एटम्स की मूवमेंट इस तरह से हो कि उनके बॉन्ड एंगल्स में फर्क आए, उसको हम क्या कहते हैं, हमारी बेंडिंग वाइब्रेशंस। बेंडिंग वाइब्रेशंस may be defined as the periodic changes in the bond angles between the bonds formed by the atoms which are themselves not interlinked with the central atom, okay। उसके बाद ये 4 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। अब वो 4 टाइप्स क्या है? सबसे पहले है सिजरिंग। कभी आपने पेपर को सीजर से काटा है तो कैसे काटते हो? दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़ते हैं, जो दो एंड से सिजर के वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। सिमिलरली आप इसके अगर आप समझना चाहते हैं तो ये फिगर समझिए, ये देखो, ये वाला एंड और ये वाला एंड एक साथ या तो बाहर हो रहे हैं या दोनों ही अंदर जा रहे हैं। सो ऐसी वाइब्रेशन जो होती है वो प्लेन के अंदर होते हैं, इन विच 2 एटम्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर। दोनों के दोनों एटम्स दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, हम आते हैं रॉकिंग पे। रॉकिंग अगर आपने कभी, आपके घर में कोई छोटा बेबी हो तो आप उसको कैसे सुलाते हो? ऐसे हाथ में इस तरह से ऐसे घुमा घुमा के ऐसे ऐसे सुलाते ना, ऐसे। या आपने सी सॉ कभी लिया हो तो ऐसे एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, इस तरह से। बट सी सॉ नहीं, बट एक बेबी की एग्जांपल, जब आप बेबी को ऐसे झुलाते हैं, झूला झुलाते एक बेबी को अपनी मतलब आर्म्स में, तो क्या कैसे झुलाते हैं हम उसको, ठीक है। तो वो चीज़ हमें रॉकिंग में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। रॉक, तो अब क्या है रॉकिंग की अगर डेफिनेशन कहेंगे, भी इन प्लेन है। इट इज़ दैट वाइब्रेशन विच 2 एटम्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। उसके बाद वैगिंग में हम कहते हैं, कभी आपने देखा हो अगर किसी डॉग को अपनी पूंछ हिलाते, तो वो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं विद वैगिंग से। सो इट इज आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन इन विच 2 एटम्स मूव साइमल्टेनियसली, एक साथ, आइदर अबव और बिलो द प्लेन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द, या तो प्लेन के ऊपर या प्लेन के बिलो, नीचे, पर प्लेन के अंदर नहीं। आउट ऑफ प्लेन की बात हो रही है। अगर आपका कोई प्लेन है, मान लीजिए, अब यहाँ पे तो 3D ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, मैं नहीं दिखा सकती, अगर मान लीजिए आपका कोई प्लेन है, ठीक है, आपका कोई प्लेन है तो उसके या तो ऊपर होगा, ठीक है, या उसके बिल्कुल नीचे होगा, राइट। आप अपने मैथमेटिक्स में प्लेन किस तरह से बनाते थे कि अगर मान लीजिए ये कोई लाइन है और ये उसके ऊपर इस तरह से कोई प्लेन है, तो या तो प्लेन उसके बिल्कुल ऊपर, मतलब मेरी तरफ बाहर की तरफ, और उसके नीचे आप मान लीजिए कि ये बाहर की तरफ है, यहाँ से एक पेंसिल अगर हम घुसा दें तो मान लीजिए जैसे ये लाइन ही है, इसके ऊपर यहाँ पे और इसके नीचे यहाँ पे कहीं पे। सो ये आपका प्लेन की तरफ हो गया। उसके बाद ये आपकी होगी वैगिंग। अब ट्विस्टिंग तो सिंपल इस तरह से याद रख सकते हैं कि जैसे कोई आपकी रिस्ट ट्विस्ट कर दे, ठीक है, तो वहाँ से। This is out of plane bonding vibration in which one atom moves above the plane while other moves down the plane. अगर एक एटम ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे चला जाएगा। अगर एक एटम अंदर की तरफ आ रहा है तो दूसरा बाहर की तरफ चल जाएगा, बट ये होती है आउट ऑफ प्लेन।
इसलिए उसने बोला कि अगर एक एटम ऊपर जाएगा, अबव जाएगा प्लेन के, तो दूसरा मूव करेगा डाउन द प्लेन विद रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, ये लिखना ज़रूरी है, मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में, एक्सिस के रिस्पेक्ट में, किस रिस्पेक्ट में, तो वो आपको लिखना ज़रूरी है कि सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में जो है ये जाएगा. That's all. I will meet you in the next video. So till then, like, share and subscribe. Thank you.